हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू फिजिक्स ट्री। माय नेम इज अंशुल गुप्ता और आज फ्रिक्शन फोर्स का सेकंड लेक्चर। ओके, तो हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में हैं और क्या पढ़ रहे हैं? फ्रिक्शन फोर्स। ओके, मेरे सारे लेक्चर्स मेरी वेबसाइट thephysics3.com पर फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हुए हैं, तो आपको जो भी चैप्टर टॉपिक पढ़ना है वहां जाके पढ़ सकते हैं। हम लोग फ्रिक्शन फोर्स में एक लेक्चर कर चुके हैं जिसमें हमने क्या सीखा कि तुम फ्रिक्शन हो और तुम्हारी एक लिमिट है। ठीक है, तो वो वीडियो नहीं देखा है तो यू शुड चेक इट आउट फर्स्ट। और हमने ये सीखा था कि फ्रिक्शन फोर्स की एक लिमिट होती है। जैसे दुनिया में हर चीज की एक लिमिट होती है, हर इंसान की एक लिमिट होती है, ऐसे ही फ्रिक्शन फोर्स की भी एक लिमिट होती है और उस लिमिट की वैल्यू होती है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। हम उसको कैसे लिख सकते हैं? एफ मैक्स। एफ मैक्स का क्या मतलब है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करती है? दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक, कौन सा मटेरियल है जो फ्रिक्शन लगा रहा है, कौन सा मटेरियल है जो फ्रिक्शन लगा रहा है, इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, हर एक मटेरियल का अपना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। ये किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल की क्वालिटी पे, उसकी सरफेस की बनावट पे, कैसी सरफेस है, कितनी स्मूथ है, कितनी रफ है। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पर डिपेंड करती है फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। साथ में दो चीजें कितना जोर से एक दूसरे को प्रेस कर रही है उस पर भी डिपेंड करती है फ्रिक्शन की वैल्यू। ओके, अगर दो चीजें हल्के से टच में, मैंने अपने हैंड्स का एग्जांपल दिया था कि अगर मैं अपने हाथों को हल्के से टच में रखूंगा और फिर स्लाइड करूंगा तो कोई फ्रिक्शन फोर्स की हीटिंग, कोई वर्क डन, कोई मेहनत पता नहीं चलेगी। लेकिन अगर हाथों को जोर से प्रेस कर दूंगा और फिर इनको रगड़ूंगा तो फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा, हीटिंग बहुत तेजी से होगी और मुझे एकदम फील होगा फ्रिक्शन फोर्स। इज दैट क्लियर? तो बच्चों, बस क्या याद रखना है कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक तो सरफेस कितना रफ है, ओके, एक तो सरफेस कितना रफ है, दूसरा आप कितना जोर से सरफेस को आपस में प्रेस कर रहे हैं। ओके, तेजी से प्रेस करोगे और फिर खिसकाओगे हाथ को तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा लगेगा, बहुत जल्दी हाथ गर्म होंगे। और अगर हल्के से प्रेस करोगे फिर मूव करोगे तो फ्रिक्शन बिल्कुल भी बहुत ही कम लगेगा, स्लाइडिंग से कोई असर नहीं पड़ेगा। तो बस इतनी सी चीज ध्यान रखनी है। तो बार बार ये पूरी चीज लिखने की बजाय आपको क्या याद रखना है कि फ्रिक्शन की वैल्यू अपने मैक्सिमम से जीरो के बीच कोई भी वैल्यू हो सकती है। अगर मैक्सिमम वैल्यू 50 न्यूटन आई तो फ्रिक्शन जरूरत के हिसाब से 5 न्यूटन भी लग सकता है, 20 न्यूटन भी लग सकता है और 50 न्यूटन भी लग सकता है। क्या समझाया था लास्ट क्लास में कि तुम फ्रिक्शन हो और तुमको स्लिपिंग रोकनी है, और स्लिपिंग रोकने के लिए जितना फोर्स की जरूरत है तुम बस उतना ही फोर्स लगाओगे। तो फ्रिक्शन को तुम अपने जैसा समझदार इंसान समझना। ठीक है, कि फ्रिक्शन इज अ इंटेलिजेंट पर्सन और इंटेलिजेंट पर्सन विल अप्लाई फोर्स जिसकी रिक्वायरमेंट है, वो अपना मैक्सिमम फोर्स हर जगह नहीं लगाएगा। इज दैट क्लियर? चलो, सिर्फ इतना याद रखते हुए आज हम आगे बढ़ते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन थोड़ा रिवीजन जैसा है, तुम करके दिखाओ, और दूसरे क्वेश्चन से हम कुछ नया देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि देयर इज अ ब्लॉक ऑन द टेबल and its mass is 20 kg and the coefficient of friction on the ground, friction का coefficient ground पर कितना है? 0.6। ओके, mass 20 kg, coefficient of friction 0.6। और इस ब्लॉक पर दो फोर्स लगा दिए मैंने। एक फोर्स आगे की तरफ F1 इज इक्वल्स टू 160 न्यूटन और दूसरा फोर्स पीछे की तरफ F2 इज इक्वल्स टू 60 न्यूटन। ओके,
अब मैंने आपसे पूछा है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड द फ्रिक्शन फोर्स ऑन इट। ओके, इस क्वेश्चन को करने के लिए सारा डेटा आपके पास है। सबसे पहले क्या करना होता है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होता है। वहां तक मैं हिंट दे देता हूं, अगर कोई भूल गया हो तो। फ्री बॉडी डायग्राम में सारे फोर्सेस ड्रॉ करने होते हैं और आपको ऑब्जेक्ट की शेप बनाना जरूरी नहीं है, आप उसको छोटे से सर्कल या डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो एक छोटा सा सर्कल बना लिया, ठीक है। ये है m मास का, मास है इसका 20 kg। इस पर नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, जो हर चीज पे लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स mg। क्या ये नीचे घुस जाएगा ग्राउंड के अंदर? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि ग्राउंड इसको सपोर्ट कर देगा। ग्राउंड के पुश फोर्स को क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। किसी भी चीज के पुश फोर्स को क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल लग गया। नेक्स्ट, आगे की तरफ कितना फोर्स है? F1 कितना? 160 न्यूटन। पीछे की तरफ कितना फोर्स है? F2 कितना? ये चार फोर्सेस तो दिखाई दे रहे हैं। ओके, ये चार फोर्सेस तो दिखाई दे रहे हैं। फ्रिक्शन की वैल्यू डिसाइड करने से पहले क्या कैलकुलेट करना है? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। फ्रिक्शन की वैल्यू और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू सेम होना जरूरी नहीं है। फ्रिक्शन की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, 50। ओके, तो सबसे पहले वाई डायरेक्शन की इक्वेशन लिखेंगे। वाई डायरेक्शन की इक्वेशन क्यों लिख रहे हैं हम पहले? क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू निकालने के लिए किसकी वैल्यू चाहिए? नॉर्मल की वैल्यू। और नॉर्मल किस डायरेक्शन में है? वाई। ये दोनों फोर्स किस डायरेक्शन में है? एक्स। और ये दोनों फोर्स किस डायरेक्शन में है? वाई। तो पहले वाई डायरेक्शन की इक्वेशन लिखेंगे। कौन सी इक्वेशन लिख रहे हैं हम? नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है? ऊपर नॉर्मल, ऊपर को पॉजिटिव ले लिए, नीचे mg। किसी को भी पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हो। यूजुअली जिस तरफ एक्सेलरेशन हो रहा हो उसको पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन हमें पता है ना तो ये ब्लॉक जमीन में घुस रहा है और ना ये हवा में उछल रहा है। ओके, तो y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना होगा? मास इंटू 0। तो y डायरेक्शन की इक्वेशन क्या बन गई बच्चों? n इज इक्वल्स टू mg। नॉर्मल की वैल्यू आ गई। चलो एक काम हो गया, ठीक है। पहले y डायरेक्शन की इक्वेशन लगी, y डायरेक्शन की इक्वेशन से नॉर्मल की वैल्यू आ गई, तो किसकी वैल्यू निकालनी है? मैक्सिमम फ्रिक्शन। जब तक यहां मैक्सिमम लिखते रहोगे कंफ्यूजन नहीं होगा, जब इसे फ्रिक्शन लिखने लग जाओगे तब भूल जाओगे। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होता है? म्यू एन। म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 0.6। और n की वैल्यू कितनी आ गई? mg। कई लोग इसको पहले ऐसे लिख देते हैं म्यू mg, पर फिर वो लोग गलती से ये भी याद कर लेते हैं कि मैक्सिमम फ्रिक्शन म्यू mg होता है, जो कि दूसरे क्वेश्चंस में नहीं होगा। इस क्वेश्चन में मैक्सिमम फ्रिक्शन म्यू mg है और मेरे पास सारी वैल्यूज गिवन है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन आ गया 0.6 इंटू 20 इंटू जी की वैल्यू बच्चों 10 ले रहे हैं, तो आ गया 120 न्यूटन। फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी जा सकती है? 120 न्यूटन। इसको कैसे लिख सकते हैं? तरीके से लिखें, फ्रिक्शन 120 न्यूटन और 0 के बीच कोई भी वैल्यू ले सकता है। अब तो याद हो ही गया होगा, बहुत बार बोल दिया मैंने। तो फ्रिक्शन 0 और 120 न्यूटन के बीच कोई भी वैल्यू ले सकता है। क्या चाहता है फ्रिक्शन? ठीक है, क्या चाहता है फ्रिक्शन? कि स्लिपिंग ना हो, बस इतनी सी चाहत है कि स्लिपिंग ना हो।
अब देखो कौन से फोर्स स्लिप करा सकते हैं, या तो आगे वाला आगे स्लिप करा देगा या पीछे वाला पीछे स्लिप करा देगा। अब आगे वाला फोर्स है 160 न्यूटन, पीछे वाला है 60 न्यूटन, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट भी तो करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। आगे 160 न्यूटन लग रहा है, पीछे 60 न्यूटन लग रहा है, 160 न्यूटन और 60 न्यूटन, तो अब स्लिपिंग कितना फोर्स करा रहा है, 160 या 60 या 160 प्लस 60 या 160 माइनस 60। तो इतना तो तुम्हें समझ में आता ही है कि भाई एक ठेले को दो लोग धक्का दे रहे हैं, एक आगे और एक पीछे, तो उनका फोर्स एड अप तो नहीं होगा। अगर मैं पूछूं कि कितना फोर्स स्लिपिंग करा रहा है, तो तुम बोलोगे सर जो एक्सटर्नल फोर्स है ना वो 160 आगे, 160 न्यूटन आगे और 60 न्यूटन पीछे, मतलब सिर्फ कितना है 100 न्यूटन। इन दोनों को हटा के एक ही फिगर में बना दूं, इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट F12 कितना है, सिर्फ और सिर्फ 100 न्यूटन। 160 आगे और 60 पीछे का रिजल्टेंट कितना है, 100 न्यूटन। तो mg अभी भी नीचे है और नॉर्मल अभी भी ऊपर है और मैक्सिमम फ्रिक्शन अभी भी 120 न्यूटन है, पर स्लिपिंग सिर्फ कितना फोर्स कराना चाह रहा है, 160 माइनस 60 यानी 100 न्यूटन। तो बच्चों सोच के बताओ, मान लो तुम फ्रिक्शन हो, ठीक है, मान ही तो रहे हैं, वो थोड़ी गए, मान लो तुम फ्रिक्शन हो और तुम चाहते हो कि स्लिपिंग ना हो। अब ये नेट फोर्स 100 न्यूटन आगे लग रहा है, तो तुम कितना फ्रिक्शन पीछे लगाओगे, 100 न्यूटन लगाओगे या अपनी मैक्सिमम लिमिट 120 न्यूटन लगाओगे। इतना सा क्वेश्चन आंसर करना है कि फ्रिक्शन हमेशा म्यू mg के बराबर नहीं होगा। म्यू mg यानी मैक्सिमम फ्रिक्शन 120 न्यूटन आया, पर फ्रिक्शन तो तुम हो ना, और तुम समझदार हो, और तुमको दिखता है कि स्लिपिंग कराने का फोर्स, स्लिपिंग जो करा पाएगा वो तो सिर्फ 100 न्यूटन है, और जब वो सिर्फ 100 न्यूटन है तो मैं पीछे कितना फोर्स लगाऊं, सिर्फ और सिर्फ 100 न्यूटन लगाऊं। और जैसे ही तुमने 100 न्यूटन लगाया, आगे का फोर्स और पीछे का फोर्स बराबर होगा, और बराबर हो गए तो फिर ये स्लाइड नहीं करेगा। तो इस केस में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि कोई स्लाइडिंग नहीं होने वाली। कोई बोले सर इक्वेशन लिख के दिखाओ, तो भैया एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन भी लिख लेते हैं। आगे का फोर्स F12, ये क्या है, F1 और F2 का रिजल्टेंट लिखने का तरीका है, मैं लिख देता हूं ऐसे F12, ठीक है। तो ये एक्चुअल में F1 प्लस F2 है, मैंने एक ही बार में जोड़ के लिख दिया। F12 आगे का फोर्स, पीछे का फोर्स फ्रिक्शन, इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो 100 माइनस 100 इज इक्वल्स टू m इंटू a इक्वल टू 0। बच्चों एक्सेलरेशन आया 0 और फ्रिक्शन को कितना लगने की जरूरत है, 100 न्यूटन। आई बात समझ में, ठीक है। तो पूरा जोर सिर्फ एक बात पे दे रहा हूं मैं कि फ्रिक्शन की वैल्यू जल्दी से म्यू mg या म्यू n पुट नहीं करनी। इतना सोचने लग जाओ एक सेकंड के लिए रुक के कि मैं फ्रिक्शन होता तो मैं स्लिपिंग रोकने के लिए क्या करता, और जब भी तुम ऐसे पूछोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, हर बार आंसर सही आएगा। इसको नोट डाउन करो, फिर एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, अब हम थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं। डिफरेंट से मेरा मतलब है कि अभी तक हॉरिजॉन्टल फोर्सेस थे जो डब्बे को स्लाइड कराना चाह रहे थे, या तो वो स्लाइड करा पा रहे थे या फिर वो स्लाइड नहीं करा पा रहे थे। लेकिन व्हाट इफ एक वर्टिकल फोर्स भी लगा दिया जाए। तुमने कभी घर पे सोफे को धक्का दिया है या बेड खिसकाया है? तो एक ट्रिक तो है कि आप सोफे को धक्का देते जाओ देते जाओ देते जाओ और वो धीरे धीरे खिसकता जाएगा। दूसरा ट्रिक ये है कि धक्का सामने देने के साथ साथ थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी उठाने की कोशिश करो।
तो थोड़ा सा जब ऊपर उठाने की कोशिश करोगे तो ऐसा नहीं है कि वो हवा में आ जाएगा, लेकिन जब आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करोगे तो सोफे का ग्राउंड से कांटेक्ट पहले से थोड़ा कम हो जाएगा। छूट नहीं जाएगा, पर पहले से थोड़ा कम हो जाएगा। और कांटेक्ट कम होगा तो कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल कम होगा, नॉर्मल कम होगा तो कांटेक्ट फोर्स फ्रिक्शन कम होगा, और फ्रिक्शन कम होगा तो तुम सोफे को आगे खिसका पाओगे। तो आई होप ये ट्रिक सबने कभी ना कभी अप्लाई की होगी, और नहीं की है तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन में देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि तुम्हें एक बड़ी सी अलमीरा मूव करनी। ठीक है, ये है बड़ी सी अलमीरा जिसका मास है m, और तुम्हें इसको ग्राउंड पर स्लाइड कराना है। ठीक है, तुमको भी बना दूं इसमें। तुमने एक रस्सी बांधी हुई है और तुम इस अलमीरा को आगे पुल कर रहे हो। ठीक है, तुम जो फोर्स लगा रहे हो वो है F। ठीक है, तो तुम F1 फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, तो ग्राउंड ऑफ कोर्स तुम्हारे घर का ग्राउंड है, बहुत रफ नहीं है तो बहुत स्मूथ भी नहीं है, तो उसकी वैल्यू है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की 0.4। और तुम्हारी जो अलमीरा है उसका मास गिवन है। अलमीरा का मास कितना होता होगा बच्चों? 80 केजी। 50 केजी ज्यादा हो गया, 40 50 केजी ऐसे कुछ होता होगा। मैंने कोई वैल्यू ले ली रैंडम। ठीक है, थोड़ी अच्छी वैल्यू ले लो। लेट्स टेक इट 50 केजी। ठीक है, अलमीरा का मास इज 50 केजी, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.4, और तुम आगे फोर्स लगा रहे हो F1, और F1 की वैल्यू है 1T न्यूटन। ओके, ये तुम्हारी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है जो तुम 160 न्यूटन से ज्यादा फोर्स नहीं लगा सकते। तो दिस इज यू। ओके, तो दिस इज यू तुमने आगे खींचा 160 न्यूटन से, और क्या लगता है सोफा मूव होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अगर तुम आगे खींच रहे हो तो क्या सोफा मूव होगा? ए पार्ट विल द सोफा नहीं, अलमीरा मूव ड्यू टू ओनली F1। क्या F1 के दम पे अलमीरा आगे खिसकेगी? तो अब इतने क्वेश्चन करने के बाद तुमको पता होना चाहिए कि सर क्या करना है। FVD बनाना है, नीचे लगाना है mg, ऊपर लगाना है नॉर्मल, आगे लगाना है F1, और फ्रिक्शन थोड़ी देर में डिसाइड करेंगे। पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? नॉर्मल। कैसे? y डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स है? ऊपर का फोर्स नॉर्मल, नीचे का फोर्स mg इज इक्वल्स टू मास इनटू 0। ऊपर का फोर्स नॉर्मल, नीचे का mg। y डायरेक्शन के फोर्स लिख रहे हैं, ऊपर नीचे होता है y डायरेक्शन। ऊपर का फोर्स माइनस नीचे का फोर्स इज इक्वल्स टू, क्या तुम्हारे आगे खींचने से ये ऊपर उठ सकता है या अंदर घुस सकता है? नहीं। तो y डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन है? 0। तो नॉर्मल इक्वल टू आ गया mg के। इसको रटना नहीं है, हर केस में नॉर्मल mg के बराबर नहीं होता। ओके, लिफ्ट के केस में नहीं होता, कई सारे इंक्लाइन प्लेन पे नहीं होता। एनीवे n इक्वल्स टू mg। अब n की वैल्यू आते ही क्या कैलकुलेट करना है? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, वो कितनी होती है? म्यू n। सबको याद है म्यू n। म्यू कितना गिवन है? 0.4। n कितना गिवन है? mg, और mg हो गया 50 इंटू 10, ये हो गया mg। ओके, तो इसको सॉल्व करोगे तो 500 इंटू 0.4 से ये गया 10, ये आ गया 200 न्यूटन। तो बच्चों फ्रिक्शन कितना लग सकता है? 200 न्यूटन। और तुम आगे कितने फोर्स से खींच रहे हो? सिर्फ 160 न्यूटन। तो क्या फ्रिक्शन तुमको खींचने देगा आगे? बिल्कुल भी नहीं। फ्रिक्शन कितना लग जाएगा पीछे की तरफ? फर्स्ट केस में फ्रिक्शन बैकवर्ड कितना लगेगा? किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि फ्रिक्शन पीछे की तरफ 200 न्यूटन लग जाएगा?
तुम आगे खींच रहे हो 160 न्यूटन से, और फ्रिक्शन बहुत समझदार है। फ्रिक्शन जानता है कि स्लिपिंग कराने की कोशिश कर रहा है ये लड़का कितने फोर्स से, 160 न्यूटन से। तो मुझे सिर्फ कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 160 न्यूटन। और ये लड़का बेचारा फिर सोफे को, अलमीरा को मूव नहीं कर पाएगा। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इज 200 न्यूटन, बट फ्रिक्शन की एक्चुअल वैल्यू विल बी ओनली 160 न्यूटन, क्योंकि 160 न्यूटन में ही फ्रिक्शन का काम हो जाएगा। तो ए केस में विल द अलमीरा मूव ड्यू टू फ्रिक्शन, तो ड्यू टू F1, तो आंसर है नो, द अलमीरा विल नॉट मूव। अलमीरा मूव नहीं करेगी। फटाफट इसको नोट डाउन करो, क्योंकि बी पार्ट में कौन आने वाला है, बी पार्ट में आने वाला है तुम्हारा एक दोस्त। ओके, और तुम्हारा दोस्त इंजीनियरिंग कर रहा है, तो उसने सजेस्ट की पुली लगा के अलमीरा को ऊपर खींचते हैं विद फोर्स F2। ओके, तो इससे पहले कि तुम्हारा दोस्त आए और फोर्स लगाए, पहले तुम इसको ड्रॉ करो फर्स्ट केस, बी केस उसके बाद देखते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हो, बाद में प्रिंट आउट ले सकते हो, या खुद अभी के अभी ड्रॉ कर सकते हो। ओके बच्चों, ये वाला नोट कर लिया। अब आते हैं बी पार्ट पर। बी पार्ट में तुम्हारा एक दोस्त आ गया तुम्हारे घर। वैसे तो वो किसी काम का नहीं है, लेकिन उसने ये बोला कि ये अलमीरा मूव करने का आसान तरीका है, हम फोर्स ऊपर लगा देते हैं थोड़ा सा। वही जो सोफा खिसकाते टाइम थोड़ा सा ऊपर उचकाते ना, बिल्कुल वही वाला। तो अब हमारा क्वेश्चन है, देखो पहले पार्ट में देख लिया 100 न्यूटन 60 न्यूटन आगे लगाने से अलमीरा स्लाइड नहीं कर रही है। तो बी पार्ट में क्या कर रहे हैं, हाउ मच फोर्स शुड वी अप्लाई अपवर्ड्स, यानी किसकी वैल्यू पूछ रहा हूं मैं, F2 की वैल्यू की। ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगाया जाए सो दैट द अलमीरा स्टार्ट्स मूविंग फॉरवर्ड। ऊपर मैं कितना फोर्स लगाऊं कि अलमीरा आके खिसकने लग जाए। तो पहली चीज ये समझो कि ऊपर खींचने से क्या फायदा हो रहा है। भाई तुमको तो अलमीरा आगे खिसकानी थी, तो ऊपर उठाने की कोशिश करने से क्या फायदा होगा। समझो बच्चों, यहां पर जो कांटेक्ट हो रहा है ना, ये इतना स्मूथ नहीं है, ये रफ सरफेसेस है। ओके, ये एकदम रफ सरफेसेस है। जब तुम इसे ऊपर उठाओगे, ओके, मॉलिक्यूलर लेवल पे बहुत ज्यादा रफ सरफेसेस है। 1 2 5 10 जगह कांटेक्ट नहीं हो रहा है, करोड़ों पॉइंट्स पर कांटेक्ट हो रहा है, करोड़ों अरबों पॉइंट्स पर कांटेक्ट हो रहा है। यार बहुत बड़ा नंबर है, 1 मोल 6.023 into 10⁻23 जाता है। उतने सारे उस लेवल के कांटेक्ट पॉइंट्स हैं यहां पर, एक एटम का दूसरे एटम से, बॉक्स के एटम का जमीन के एटम से। और जब तुम ऊपर पुल करोगे ना, तो वो कांटेक्ट कम होने लग जाएगा। तुम्हें दिखे भले ही ना, तुम्हें लगे अरे पूरी अलमीरा अभी भी ग्राउंड पे रखी है। अरे भाई पूरी अलमीरा अभी भी ग्राउंड पे रखी है, लेकिन कुछ एटम्स का कांटेक्ट नीचे ग्राउंड के एटम से छूटने लग जाएगा। आई बात समझ में। अरे कोई हट्टा कट्टा रेसलर आया, उसने तुम्हें गर्दन से पकड़ के उठाने की कोशिश करी, लेकिन पूरी तरह उठा भी नहीं पाया, सिर्फ ऊपर उचकाया है। तो तुम जो अभी पैरों पे खड़े हो, सीधे अपने किस पर, पंजों पर आ जाओगे या नहीं। जब अपने पंजों के बल खड़े हो गए ग्राउंड पे, तो तुम्हारा ग्राउंड से कांटेक्ट छूटा भी नहीं और कम भी हो गया। सॉरी, बहुत ही खराब एग्जांपल दिया मैंने, और कुछ दिमाग में नहीं आया रेसलर के उठाने के अलावा, जिसमें कांटेक्ट पूरी तरह नहीं छूटा लेकिन पहले से कम हो गया। ओके, तो जब आप ऊपर की तरफ फोर्स लगाओगे तो नीचे से कांटेक्ट छूटने लग जाएगा, एटॉमिक लेवल पर कांटेक्ट कम होने लग जाएगा। नॉर्मल फोर्स भी ग्राउंड से लगने वाला कम हो जाएगा, और जब नॉर्मल फोर्स कम होगा तो फ्रिक्शन कम होगा, और फ्रिक्शन कम होगा तो ये लड़का जो कि तुम थे, इसको आगे खींचने में क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। चलो देखते हैं, फिर से एफबीडी बनाते हैं। सब कुछ ओरली नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर एफबीडी बनाओगे
तो डेफिनेटली कर लोगे। नीचे की तरफ mg, पहले नीचे mg होता था, ऊपर नॉर्मल होता था और कोई फोर्स होता ही नहीं था। पहले नॉर्मल अकेला mg को बैलेंस करता था, अब नॉर्मल के साथ साथ ऊपर की तरफ और कौन सा फोर्स है? F2। समझ में आया? अब ऊपर की तरफ दो फोर्स है, नॉर्मल भी और F2। पहले अकेला नॉर्मल इसको बैलेंस किए हुए था, नीचे घुसने से रोक रहा था। अब नॉर्मल और रस्सी की टेंशन, T भी लिख सकता था, मैंने F लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले सिर्फ नॉर्मल इसको रोके हुए था, अब नॉर्मल के साथ साथ ऊपर से लगने वाली टेंशन, ऊपर लगने वाला फोर्स F2 भी इसको सपोर्ट कर रहा है, हवा में उठाने की कोशिश कर रहा है। तो अपवर्ड फोर्स 2 हो गए। ये दोनों मिलके ग्रेविटी को काउंटर करेंगे, तो नॉर्मल की वैल्यू कम हो जाएगी ना। पहले जो काम सिर्फ अकेला नॉर्मल को करना पड़ रहा था, अब नॉर्मल के साथ साथ F2 भी उसको हेल्प करेगा। पहले y डायरेक्शन की इक्वेशन ही लिख लेते हैं। नॉर्मल प्लस F2, अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू, भाई तुम्हारा दोस्त है, बस ऊपर उचकाने की कोशिश कर रहा है, उठाने की कोशिश नहीं कर रहा है। अगर उसमें इतनी ताकत हो कि 500 न्यूटन लगा के इसको उठा ही ले, तो फिर क्या दिक्कत है? वो उठा के इधर रख देता। तो उसका फोर्स F2 इसके mg के से बड़ा नहीं हो सकता। अगर होता तो फिर तो खिसकाने की बात क्या है, वो उठा के ही यहां रख देगा। तो N प्लस F2 दोनों लग गए ऊपर की तरफ, ऊपर नहीं उठ जाएगा ये। तो y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन अभी भी कितना रहेगा? 0। तो y डायरेक्शन के नेट फोर्स, ऊपर का फोर्स माइनस नीचे का फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। कितनी आई वैल्यू? 0। तो n प्लस F2 बराबर, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए होती है? n की वैल्यू आ गई mg माइनस F2। तो इस बार नॉर्मल mg से थोड़ा कम होगा। जितना वो लड़का ऊपर फोर्स लगाता जाएगा, नॉर्मल कम होता जाएगा, कांटेक्ट कम होता जाएगा। कल को वो लड़का अगर F2 जो लगा रहा है वो mg के बराबर लगा दे, इतना ताकतवर 500 न्यूटन का फोर्स लगा दे, तो नॉर्मल 0 हो जाएगा, ये हवा में हो जाएगी। अगर इसका लगाया हुआ फोर्स इसके वेट के बराबर हो जाए तो ये हवा में हो जाएगा। हवा में हो जाएगा तो नॉर्मल एक्चुअली 0 हो जाएगा। पर ऐसा करना पॉसिबल नहीं है लड़के के लिए। ये क्वेश्चन में अंडरस्टूड है। दो लड़के मिलके एक सोफे को खिसका रहे हैं, तो एक लड़के का इतना फोर्स नहीं हो सकता कि वो सोफे को हवा में ही उठा दे। अगर उठा सकता होता तो फिर क्या दिक्कत है? ठीक है, तो नॉर्मल की वैल्यू mg से कुछ कम है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल और फोर्स दोनों मिलके mg को काउंटर कर रहे हैं। नॉर्मल की वैल्यू इतनी आ गई। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है बच्चों? फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू एन। किसी ने म्यू mg तो नहीं रटा, गड़बड़ हो जाएगी। म्यू mg नहीं होती, म्यू एन होती है। एन की वैल्यू कितनी आई है? mg माइनस एफ। दिस इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन इन दिस केस। इस F2 के लगने से क्या हुआ? नॉर्मल कम हुआ, और नॉर्मल कम होके मैक्सिमम फ्रिक्शन भी पहले से कम हो गया। पहले म्यू mg होता था, अब म्यू mg माइनस F2 है, तो पहले से फ्रिक्शन कम हो गया। अब क्या हो सकता है? अब x डायरेक्शन में स्लिपिंग शुरू करने के लिए शुरू करनी है, बस ज्यादा दौड़ाना नहीं है, बस स्लिपिंग शुरू करनी है। एक्सेलरेशन जस्ट ग्रेटर देन पॉइंटिंग टू 0.0000001 भी आ गया तो भी स्लिपिंग शुरू हो गई। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हम एक्सेलरेशन को अभी भी 0 पुट कर सकते हैं, पर हमें अंडरस्टूड है कि एक्सेलरेशन 0.000 एक्सेलरेशन से भी आगे खिसकने लग जाए, कांस्टेंट वेलोसिटी से भी खिसकने लग जाए तो भी चलेगा। हमें बस खिसकाने से मतलब, हमें एक्सेलरेशन नहीं देना था। तो अब F1 जो है कितना था? 160 न्यूटन।
क्या कंडीशन है कि ये खिसक जाएगा? खिसकेगा तब जब पीछे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाए और F1 उससे भी ज्यादा हो। समझ रहे हैं? स्लिपिंग शुरू करने की क्या कंडीशन है? F1 ग्रेटर देन मैक्सिमम फ्रिक्शन। स्लिपिंग कराने वाला फोर्स स्लिपिंग रोकने वाले फोर्स से जस्ट ज्यादा है तो भी काम हो जाएगा। बच्चों इसमें बड़ा पंगा है। पंगा मतलब प्रॉब्लम है कि ज्यादातर आंसर कैसे दिए होंगे? F1 इक्वल टू F मैक्स। आंसर इससे ही निकलेगा। ठीक है, हमें पता है कि वो जस्ट ग्रेटर होना चाहिए था, पर इक्वालिटी सॉल्व करने की जगह ज्यादातर लोग वो अनइक्वालिटी सॉल्व करने की जगह ज्यादातर लोग इक्वालिटी सॉल्व करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो अगर आपको ये सॉल्व करना आता है बहुत अच्छे, नहीं आता तो इक्वल टू लगा के सॉल्व कर दो। दिमाग में रखना कि इससे जस्ट ज्यादा होना चाहिए। ओके ओके, तो F1 इज इक्वल टू मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आया था? म्यू mg माइनस। ओके, अब हमारे पास सारी वैल्यूज हैं। F1 की वैल्यू है 160, म्यू की वैल्यू है 0.4, mg की वैल्यू है 500 और F2 की वैल्यू हमें निकालनी है। इसको इससे कैंसिल करा, एक जीरो बढ़ेगा, 4 बार कटेगा, ये आएगा 400 इज इक्वल्स टू 500 माइनस F2। और बच्चों इसको एक स्टेप और सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर आया F2 इज इक्वल्स टू 100। माइनस नहीं आएगा, उसको इधर इसको उधर ले जाएंगे तो F2 इज इक्वल्स टू 100। तो अगर आपका दोस्त ऊपर कितना फोर्स लगा देगा? 100 न्यूटन का। उल्टा सोचना और उल्टा सोचना आना चाहिए। अगर आपका दोस्त ऊपर 100 न्यूटन फोर्स लगा दिया, नीचे 500 न्यूटन लग रहा है, तो नॉर्मल फिर कितना होगा? 400 न्यूटन। नीचे 500 न्यूटन से ग्रेविटी इसको खींच रही है, ऊपर आपके दोस्त ने 100 न्यूटन लगा दिया, तो नॉर्मल और कितना लगना पड़ेगा नीचे से? सिर्फ 400 न्यूटन। 400 न्यूटन का नॉर्मल जब होगा तो मैक्सिमम फ्रिक्शन आएगा 0.4 इंटू 400 न्यूटन। कितना हुआ? 0.4 इंटू 400 160 न्यूटन। और 160 न्यूटन के फ्रिक्शन पर कौन जीत पा सकता है? 160 न्यूटन का आपका दोस्त का फोर्स। अब आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि इसका फोर्स 160.0001 होना चाहिए ना। लेकिन आंसर निकालते टाइम जब पूछा जाएगा कि मिनिमम आपके दोस्त को कितना फोर्स लगाना है, तो आई नो कि हमारा आंसर आया है इक्वल टू, और करेक्ट आंसर होना चाहिए आपके दोस्त को इससे जरा सा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। 100.000 पर। बच्चों यहां कितने जीरो लगाऊं इसकी कोई लिमिट नहीं, तो हजारों करोड़ों जीरो लगा के जब 1 लिखूंगा तो कोई भी बोलेगा सर ये तो अप्रोक्सीमेटली इसी के बराबर है, ये तो ऑप्शन में गिवन नहीं होगा, तो ये सही है। पर अगर ऑप्शन में गिवन हो कि F2 ग्रेटर देन 100 न्यूटन एंड F2 इक्वल टू 100 न्यूटन, तो आपको ये मार्क करना है, ये मोर करेक्ट है पर ये एक्सेप्टेबल है। आई बात समझ में? ठीक है, तो मोर करेक्ट और एक्सेप्टेबल। सब चीजें इस दुनिया में 100% फेयर नहीं होती। कुछ चीजों में आपको समझना पड़ेगा कि इससे ज्यादा दोस्त फोर्स लगाएगा तो फ्रिक्शन इतना कम हो जाएगा कि मैं आगे खींच लूंगा। ओके, चलो इसको नोट डाउन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप डिसाइड करोगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, मैंने एक 20 kg का ब्लॉक ग्राउंड पे रख दिया जिस पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? म्यू इज इक्वल्स टू 0.5, और उससे एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग से, हल्की सी पतली सी स्ट्रिंग है ये, उससे एक पुली के ऊपर से ले जाते हुए ब्लॉक कनेक्ट कर दिया। ठीक है, स्ट्रिंग और पुली ये सब कुछ कैसा है? मासलेस है। ओके, तो इनका कोई वेट नहीं है, कोई मास नहीं है।
स्ट्रिंग से ब्लॉक बंधा है और उसी स्ट्रिंग से दूसरा ब्लॉक ये बंधा है। नेमिंग दे देता हूं, इसको बोल देता हूं ए और इसको बोल देता हूं बी। तुम भी ऐसा कर लिया करो, नेमिंग देने से चीजें आसान लगती। अब तुमको डिसाइड करना है ए पार्ट, कैलकुलेट फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन ए पर ग्राउंड से कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ओके, जब आपको फ्रिक्शन फोर्स पता चलेगा तभी आपको पता चलेगा कि ए मूव करेगा या नहीं करेगा। ओके, तो फर्स्ट केस में क्या, कैलकुलेट फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन ए पर फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करना है। तो शुरू करने से पहले यह देखना है कि कौन कौन से फोर्सेस इस बार पिक्चर में है। ए के ऊपर कौन कौन से फोर्स, नीचे की तरफ mg, तो मैं इसको mag लिख दे रहा हूं क्योंकि दो ब्लॉक है, एक को ma दूसरे को mb। तो नीचे की तरफ mag, ऊपर की तरफ नॉर्मल फ्रॉम द ग्राउंड, उसको na लिख दे रहा हूं ताकि क्लियर रहे मुझे, ये नॉर्मल बिटवीन ए एंड ग्राउंड है। ओके, उसके अलावा ए पर आगे की तरफ बच्चों कौन सा फोर्स लगेगा, ये जो रस्सी है, रस्सी के फोर्स को क्या बोलते हैं, टेंशन। और टेंशन हमेशा कैसी होती है, पुलिंग अवे। ए पर टेंशन किधर लगेगी, उससे दूर जाती हुई। बी पर भी टेंशन किधर लगेगी, उससे दूर जाती हुई। ठीक है, तो इस तरह से ए पर फोर्सेस बना दिए, फ्रिक्शन एंड में डिसाइड करेंगे हमेशा। ठीक है, बी के ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स टेंशन और नीचे की तरफ फोर्स। ओके, तो पहले तो ये डिसाइड करना है कि ए जो है वो स्लिप करेगा। ए अगर स्लिप नहीं किया, अगर स्लिप नहीं करता है तो कौन सा फोर्स उसको आगे जाने से रोकेगा, कौन सा फोर्स ए को आगे जाने से, स्लिप करने से रोकेगा, पीछे लगने वाला। ये चीज अब सबको क्लियर है। अगर ये इस नीचे जाता तो ये आगे जाता, तो टेंडेंसी टू स्लिप इज टुवर्ड्स राइट, राइट साइड स्लिप होता। अगर ये नीचे जा पाता तो ये ब्लॉक आगे ही जाता, तो टेंडेंसी आगे की तरफ स्लिप करने की है, तो फ्रिक्शन ए पर किधर लगेगा, पीछे। फ्रिक्शन की डायरेक्शन डिसाइड हो गई, वैल्यू भी डिसाइड कर लेंगे। फ्रिक्शन की डायरेक्शन समझ में आई खुद से, वेरी गुड। टेंशन आगे स्लिप कराना चाह रही है तो फ्रिक्शन उसको रोकने की कोशिश करेगा, स्लिपिंग ना। दूसरी चीज, अगर ये नीचे जाता है, अगर ये नीचे जस्ट हम मान लेते हैं कि लेट्स से कि ये स्लिप हो जाता है, जस्ट स्लिप हो जाता है, तो उस केस में जस्ट स्लिप हो जाता है, धीरे से आगे बढ़ रहा है, उस केस में ये टेंशन किसके बराबर होगी, जस्ट धीरे धीरे नीचे खिसक रहा है तो ये टेंशन इसके बराबर होगी। ठीक है, अगर ये नीचे एक्सेलरेट कर रहा है तो फिर टेंशन इससे छोटी होगी, और अगर नीचे बहुत धीरे धीरे जा रहा है तो ये दोनों फोर्स लगभग बराबर होंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये 8 kg ब्लॉक नीचे गया, एक्सेलरेट किया, तो कब एक्सेलरेट करेगा, जब ये इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स टेंशन से बड़ी है। और अगर ये बहुत धीरे धीरे नीचे खिसका तो ये टेंशन जो है इसके बराबर है। तो टेंशन की नीचे जाते टाइम मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, MPG के बराबर। मैं फिर से बोलना चाहूंगा अपनी बात को, और क्लियर नहीं कर पाया। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि या तो ये टेंशन इससे कम होगी या ये टेंशन इसके बराबर होगी। इस सिनेरियो में ये ब्लॉक ऊपर नहीं आने वाला, तो टेंशन MBG से ज्यादा नहीं हो सकती। कभी सोचो, ऐसा हो सकता है तुमने एक डब्बा रखा, उससे दूसरा डब्बा बांधा और वो नीचे जाने की बजाय ऊपर आने लग गया, क्या करोगे तुम, ऐसा होने लग जाएगा, भागोगे। दिस विल बी एन एक्ट ऑफ गॉड कि वो ऊपर जा रहा है और वो पीछे जा रहा है, और इट इज एन एक्ट ऑफ भूत, और जो भी है तुम्हें भागना चाहिए उस रूम से। ओके, तो तुमने अगर इस 8 kg ब्लॉक को टांगा तो या तो ये नीचे जाएगा या फिर टंगा रहेगा। दोनों ही केस में टेंशन मैक्सिमम कितनी जा सकती है, इसके वेट के बराबर। टेंशन वेट से ज्यादा नहीं हो सकती। तो टेंशन जो है वो मैक्सिमम कितनी जा सकती है, MBG। ओके, तो
इसको आगे खींचने वाला फोर्स मैक्सिमम कितना जा सकता है, टेंशन इज लेस देन इक्वल टू mb, आगे खींचने वाला। और पीछे लगने वाला फोर्स फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना जा सकता है, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही पुरानी कहानी, ए ब्लॉक के लिए y डायरेक्शन की इक्वेशन सोचो। ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल, नीचे क्या लग रहा है, mg। क्या ये ऊपर उठ सकता है या नीचे घुस सकता है जमीन में, नहीं। तो n माइनस mag इज इक्वल्स टू ma इंटू y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0। तो नॉर्मल कितना आ गया बच्चों, यानी 200, ma की वैल्यू कितनी दी हुई है, 20 दी हुई है। तो नॉर्मल पता चल गया। नॉर्मल पता चलते ही क्या पता चल जाता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू एन। म्यू कितना है 0.5, एन कितना है 200। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है, 100 न्यूटन। तो फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना जा सकता है, 100 न्यूटन। टेंशन मैक्सिमम कितना जा सकता है, एमबीजी, ये कितना है, सिर्फ 80 न्यूटन। तो टेंशन मैक्सिमम कितना जाएगा, 80 न्यूटन। फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना जाएगा, 100 न्यूटन। तो कौन जीतने वाला है, टेंशन या फ्रिक्शन, कौन जीतेगा, क्या ये स्लिप होगा। इस पर आगे लगने वाला फोर्स मैक्सिमम कितना जा सकता है, 80 न्यूटन। बहुत ही सिंपल टर्म्स में करें, बहुत ही सिंपल टर्म्स में, इस सिस्टम में कौन सा फोर्स है जो सब कुछ मूव कराने वाला है, कौन सा फोर्स है जो सब चीजों को मूव करने वाला है। तो तुम सोचोगे इसकी ग्रेविटी, ये हवा में लटका हुआ है इसलिए सिस्टम मूव होने की कोशिश कर रहा है। तो इसकी ग्रेविटी कितनी है, 80 न्यूटन। और कौन सा फोर्स है जो सिस्टम को मूव होने से रोक रहा है, तो तुम सोचोगे इसका फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन पीछे नहीं लग रहा होता, अगर ये स्मूथ होती तो आगे खिसक जाता। ओके, तो इसके वेट में और फ्रिक्शन में कंपैरिजन करना था। हमने घुमा के टेंशन और फ्रिक्शन में कंपैरिजन किया है, पर एक्चुअल में हमने कंपैरिजन इसमें इसके वेट में और इसके फ्रिक्शन में ही किया। ओके, तो अच्छे से समझने की कोशिश करो कि मैक्सिमम फ्रिक्शन 100 न्यूटन जा सकता है, मैक्सिमम टेंशन सिर्फ 80 न्यूटन जा सकती है। जो लड़का हुआ है उसके वेट से ज्यादा नहीं होगी, टेंशन ज्यादा होती तो ऊपर आ जाएगा। तो इस केस में कौन जीतेगा, डेफिनेटली फ्रिक्शन जीतेगा। और फ्रिक्शन जीतेगा तो फ्रिक्शन लगेगा कितना, क्या फ्रिक्शन को 100 न्यूटन लगने की जरूरत है इसको रोकने के लिए, नो, नॉट एट ऑल। ओके, फ्रिक्शन को कितना लगना होगा, सिर्फ 80 न्यूटन। और जब फ्रिक्शन 80 न्यूटन लगेगा तो टेंशन पूरा 80 न्यूटन लग के भी आगे नहीं खींच पाएगा। पूरा 80 न्यूटन लग के इसको रोक देगा नीचे जाने से, लेकिन उसको आगे। तो जब फ्रिक्शन 80 न्यूटन लग जाएगा, लग सकता है, तो फिर ये ए ब्लॉक स्लाइड नहीं होगा। एक्सेलर एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन लिखेंगे तो T माइनस एफ, आगे का फोर्स माइनस पीछे का फोर्स, इससे ज्यादा फिजिक्स नहीं है। ऊपर का माइनस नीचे का करते हैं, आगे का माइनस पीछे का करते हैं, बस। आगे का फोर्स माइनस पीछे का फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर किसी को डाउट हो कि एक्स डायरेक्शन में कुछ एक्सेलरेशन आ सकता है तो फिर ये कट जाएंगे। 80 माइनस 80 इज इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू ma इनटू a। एक्सेलरेशन इज एक्स डायरेक्शन इज आल्सो 0। अगर ये आगे नहीं खिसकेगा तो ये भी नीचे, उस पर भी नेट फोर्स 0। आई बात समझ में, ओके, पक्का समझ में आई बात। ये क्वेश्चन नहीं था। ये एक्चुअल क्वेश्चन नहीं है, ये तो बस मैं भूमिका बना रहा हूं। भूमिका बना रहा हूं मतलब मैं बस तुमको रेडी कर रहा था क्वेश्चन के लिए। तो पहले तो इसको नोट डाउन करो, क्योंकि पार्ट ए भाई इजी लेवल पे, एनसीईआरटी लेवल पे तो आ ही सकता है ना, है ना। एनसीईआरटी लेवल पे तो पूछा जा सकता है, नीट या जेईई के लिए नहीं, लेकिन एनसीईआरटी लेवल पे पूछा जा सकता है। कैलकुलेट फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन इट,
और बिलीव मी, नीट या जेई लेवल पे भी आ सकता है, थोड़ा सा लैंग्वेज कॉम्प्लिकेट करके देंगे और लोग गलत कर जाते हैं। ओके, तो फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर हम बी पार्ट सॉल्व करते हैं बच्चों। ओके, नोट डाउन कर लिया, ठीक है, पॉज करके नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है। उसके लिए पॉज करके तुम नोट डाउन कर सकते हो, कर लिया होगा तुमने, मुझे पूरा भरोसा तुम्हारे ऊपर, ठीक है। मतलब पूरा नहीं है पर थोड़ा बहुत तो है ही। और अब क्वेश्चन का कि हमें पता है कि अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो ये आगे स्लाइड नहीं करेगा, ये आगे स्लाइड नहीं करेगा और ये नीचे स्लाइड नहीं करेगा। तो फ्रिक्शन कितना जा सकता है मैक्सिमम, इस केस में फ्रिक्शन मैक्सिमम 100 न्यूटन तक जा सकता है। ये बेचारा कितना, सिर्फ 80 न्यूटन है, तो ये उसे खाक नहीं खींच सकता। ओके, चलो ये बात खत्म हो गई। अब हमें अगर स्लाइड कराना है तो हम क्या कर सकते हैं? अगर हम चाहते हैं कि स्लाइड हो जाए, ऑब्वियस सी बात है, हम यहां और हैवी ऑब्जेक्ट टांग दें तो खिसक जाएगा। वो आम रास्ता है, आम रास्ता नहीं करेंगे। हमें चीजें कॉम्प्लिकेट करने में मजा आता है, ठीक है, ठीक है। इस क्वेश्चन का और कोई रीजन नहीं है कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है, सर हम चीजें कॉम्प्लिकेट करने में मजा आता है। क्या करेंगे हम इधर वेट नहीं बढ़ाएंगे, हम उसको ऊपर उचकाएंगे। जैसे अभी अलमीरा और हम सोफा धक्का दे रहे हैं सवेरे से, तो अब हम उसको ऊपर उठाएंगे, थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे कि वो खिसक जाए और ये नीचे चला जाए। समझ में आई बात? चलो देखो, ऊपर थोड़ा सा उचकाना है। तो क्वेश्चन ये है बच्चों, कैलकुलेट minimum upward force F to be applied on A so that the blocks मतलब A and B starts sliding मतलब वो स्लाइड करेगा, ये तो मूव करेगा, ये नीचे जाएगा, स्लाइड नहीं कर रहा है, पर ठीक है, स्टार्ट स्लाइडिंग एंड मूविंग या स्टार्ट्स मूविंग। ओके, तो हम कितना फोर्स ऊपर लगाएं कि ये नीचे जाने लग जाए और आगे आने लग जाए। तो टेक्निकली तो तुम्हें सोचना चाहिए क्वेश्चन, है ना, क्योंकि हम काफी मेहनत कर चुका हूं, मतलब मैं काफी मेहनत कर चुका हूं, तुमने कुछ मेहनत नहीं करी है, ठीक है। तो मैं इसको धीरे धीरे सॉल्व कर रहा हूं, तुम इसको तेजी से सॉल्व करो, पॉज करके सॉल्व करो, जैसे चाहिए सॉल्व करो। तुम पिछले क्वेश्चन को जाके वापस देख के आ सकते हो, फिर ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। ऑनलाइन लेक्चर का यही तो फायदा है, रिकॉर्डेड है, पिछले क्वेश्चन को दोबारा देख सकते हो और फिर ये अटेम्प्ट कर सकते हो। पर जब तक अटेम्प्ट नहीं करोगे, कार के बाहर खड़े होकर कार चलाना सीखने की कोशिश कर रहे हो, ओके, जब तक तुम अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, तुम कार के बाहर खड़े हो और मुझसे बोल रहे हो सर बढ़िया सी कार ड्राइव करके दिखाओ, हम सीख लेंगे, कभी नहीं सीख सकता, ठीक है। मैं कितनी बढ़िया कार ड्राइव करता रहूं, इजी टफ ट्रैक पर ड्राइव करता रहूं, तुम कार चलाना तभी सीखोगे जब स्टीयरिंग पर बैठोगे। और जिन्होंने सीखा है वो समझते हैं इस बात को, ABC, एक्सेलेरेटर, ब्रेक, क्लच, भाई वो दबाना कोई तुम्हें बता ही नहीं सकता कि कैसे दबाना है। क्लच ऐसे दबाना है, फिर गियर लगाना है, क्लच धीरे धीरे छोड़ना है, जब करोगे तभी सीखोगे। तो इतना ज्ञान इसलिए कि पॉज करो। तुम फॉरवर्ड तो नहीं करते थे इस बातें जब मैं बोल रहा होता हूँ, फॉरवर्ड मत क्या करो, ठीक है, फॉरवर्ड मत क्या करो, काम की चीजें बोल रहा होता हूँ। ओके, चलो ठीक है, बहुत हो गया। ओके, तो फिर से वही पुरानी कहानी, ए का एफबीटी चेंज हो जाएगा बच्चों। क्यों चेंज हो जाएगा? ये वाला फोर्स आ गया ना, ये वाला फोर्स नीचे की तरफ MAG, ऊपर की तरफ नॉर्मल प्लस जो हमने फोर्स लगाया वो तो ऊपर है ना, नॉर्मल प्लस ऊपर दो फोर्स है, दो फोर्स लगाने से क्या होगा, नॉर्मल की जरूरत कम हो जाएगी। क्या सिखाया था कि सोफे को हम ऊपर उचकाते हैं तो गैप नहीं बन जाता सोफे और जमीन के बीच, पर एटॉमिक लेवल पर थोड़े थोड़े एम्प्टी स्पेसेस आ जाते हैं, थोड़ा थोड़ा कांटेक्ट कम होने लगता है। ओके, तो नीचे mg, ऊपर नॉर्मल, और हमारा लगा हुआ एक्सटर्नल फोर्स, मेरा फोर्स, तुम्हारा फोर्स, और बाकी तो कुछ चेंज हुआ नहीं। आगे अभी भी टेंशन लग रही है, पीछे अभी भी फ्रिक्शन लग रहा है। ओके, जस्ट स्लिपिंग स्टार्ट करानी है, कहीं दौड़ा नहीं रहे, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। नीचे MVG,
ऊपर टेंशन। तो सर जस्ट स्लिपिंग में समझ में नहीं आता रेस्ट पर रखना है या एक्सेलरेशन देना है। तो मैं बोलता हूं कि भाई जब स्लिपिंग शुरू कर रही है ना तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 2 3 4 मत लो, एक्सेलरेशन की वैल्यू ले लो 0। तो दूसरा एक्सेलरेशन 0। अरे भाई ये मान लो ये नीचे जाना शुरू हो गया किससे? कांस्टेंट वेलोसिटी से। कांस्टेंट वेलोसिटी से तो भी थोड़ी वेलोसिटी से नीचे जाना शुरू हो गया। एक्सेलरेशन अभी भी 0 है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, पर मोशन स्टार्ट हो गया है। तो एक्सेलरेशन 0 लिख लोगे ना तो तुम्हें इक्वेशंस लिखने में दिक्कत नहीं होगी। बी की इक्वेशन वाई डायरेक्शन में क्या दे देगी तुमको? वाई डायरेक्शन की इक्वेशन नीचे का फोर्स माइनस ऊपर का फोर्स इज इक्वल्स टू, ओके। तो टेंशन की वैल्यू जस्ट स्लिपिंग स्टार्ट हुई है तो टेंशन की वैल्यू कितनी होगी? mdg। ये वही मैक्सिमम वैल्यू है टेंशन की। अभी जस्ट स्लिपिंग स्टार्ट होने पर टेंशन मैक्सिमम ही होगी, ठीक है। तेजी से नीचे जाने लग जाएगा तो टेंशन कम होगी, ठीक है। पर जस्ट स्लिपिंग स्टार्ट है तो टेंशन होगी 80 न्यूटन, ये हम पहले ही निकाल चुके थे, ठीक है। ए की इक्वेशन कौन सी डायरेक्शन की? वाई। बच्चों ये जो मैं बोल रहा हूं ना कौन सी डायरेक्शन की, कौन सी डायरेक्शन की, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो वापस से लेक्चर्स देखो, क्योंकि अगर ये यहां समझ में नहीं आया तो ये अगले साल भी समझ में नहीं आएगा और कोई भी आपको नहीं समझा पाएगा, ठीक है। कोई भी नहीं समझा पाएगा। तो जो मैं बार बार बोल रहा हूं, ए की इक्वेशन एक्स डायरेक्शन की, ए की इक्वेशन वाई डायरेक्शन की, हम क्या करते हैं? वाई डायरेक्शन के फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। तो हम जो ऊपर फोर्स लगा रहे हैं थोड़ा सा उचका रहे हैं, इतना फोर्स नहीं लगा रहे कि ये ऊपर ही उड़ जाए। अगर इसे ऊपर उड़ा सकते होते तो फिर ऊपर उड़ा के नीचे गिरा देते, ठीक है। थोड़ा सा फोर्स लगा रहे हैं। तो वाई डायरेक्शन में कौन सी डायरेक्शन होती है भाई? ये वाली। वाई डायरेक्शन में क्या लिखेंगे इक्वेशन? ऊपर का फोर्स माइनस नीचे का फोर्स। क्यों बोला सर आप न्यूटन्स लॉ की परिभाषा बदल दोगे? नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन को या तो ऊपर का फोर्स माइनस नीचे का फोर्स बोलता हूं मैं, या फिर आगे का फोर्स माइनस पीछे का फोर्स बोलता हूं। इतना सा ही है फिजिक्स, ठीक है। ऊपर का फोर्स माइनस नीचे का फोर्स इज इक्वल्स टू ऊपर की डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं, ठीक है। टिका हुआ है जमीन पे, ऊपर नहीं उठ रहा। तो यहां से क्या आया? n प्लस एफ इज इक्वल्स टू एम ए जी। तो नॉर्मल की वैल्यू एम ए जी माइनस एफ। नॉर्मल की वैल्यू एम ए जी कितना है? 200 माइनस एफ। देखो बच्चों नॉर्मल पहले से कम हो गया ना, पिछले केस में नॉर्मल 200 आया था, इस बार 200 से कुछ कम है। कुछ कम है, कितना कम हो जाए कि ये स्लाइड नहीं करेगा? कितना कम हो जाए कि ये स्लाइड नहीं करेगा? तो स्लाइडिंग की कंडीशन ये, स्लाइडिंग की कंडीशन क्या है? स्लाइडिंग की कंडीशन ये है कि जो फोर्स स्लाइड कराना चाह रहा है, कौन? टेंशन, आगे लगने वाला टेंशन, उसकी वैल्यू किससे बड़ी हो जाए? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से। जो फोर्स स्लाइड कराना चाह रहा है उसकी वैल्यू फ्रिक्शन से जस्ट बड़ी हो जाए, ओके। पर मैंने क्या बताया है कि इक्वेट करने के लिए इक्वल टू लेके सॉल्व करोगे तब भी चलेगा। सर हमको ये सब समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं। एक्स डायरेक्शन में आगे का फोर्स माइनस पीछे का फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू जस्ट स्लाइडिंग शुरू करी है कितने एक्सेलरेशन से? 0 से। किससे? वेलोसिटी कांस्टेंट से, पर स्लाइडिंग शुरू करी है। अगर स्लाइडिंग शुरू करी है तो फ्रिक्शन कौन सा लेना पड़ेगा? स्लाइडिंग शुरू करने के लिए फ्रिक्शन की कोई रैंडम वैल्यू नहीं होगी। अगर स्लाइडिंग शुरू करनी है तो फ्रिक्शन कहां तक चला जाएगा? अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक। स्लाइडिंग नहीं चाहता फ्रिक्शन, अगर तुमको स्लाइडिंग शुरू करनी है तो यहां पर फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आया? टेंशन को किसके बराबर होना पड़ेगा? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। टेंशन है कितना? 80। फ्रिक्शन कितना होता है? म्यू एन, और म्यू कितना दिया है? 0.5, और एन कितना आया? 200 माइनस। बच्चों किसी भी क्वेश्चन को 2 बार 3 बार करने में कोई हर्जाना नहीं है, कोई शर्म नहीं है। मैं अपनी वेबसाइट का कोड लिखता हूं तो एक एक वीडियो
4 बार देखनी पड़ती है कई बार, तब जाके समझ में आता है कि कैसे करना है। ठीक है, तो मैं 32 की एज पे अगर 4 बार एक वीडियो देख सकता हूं, तो आप 18 की एज पे तो डेफिनेटली कर सकते हो। दोबारा देखो, दोबारा सॉल्व करो, क्योंकि बड़ी मुश्किल से समझ में आता है और फिर आप लोग उस क्वेश्चन को 100% समझने की बजाय अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हो, और वो क्वेश्चन जो आप सीख सकते थे वो थोड़ा थोड़ा होके रह जाता है। ओके, 10 नए कंसेप्ट मत सीखो, 4 कंसेप्ट बहुत अच्छे से सीखो, बेसिक्स स्ट्रांग हो जाएंगे। और जो ये हालत हो रही है 90% बच्चों की 12th पास कर गए हैं और न्यूटन्स लॉ भी नहीं आता है, वो कंडीशन किसी की नहीं रहेगी। ओके, ठीक से नोट डाउन करो, वीडियो को पॉज करो, दोबारा सॉल्व करो, तीसरी बार सॉल्व करो, लेकिन हार नहीं मानने का। ओके।